Monohybrid inheritance. Now, what do we understand by monohybrid inheritance? It is basically the idea कि हमारे पास inheritance क्या होती है? Inheritance is the passing down of traits from parents to offspring. So हम जो भी information हमारी body में exist करती है, we've taken it from our parents. Our parents passed down that information to us through their gametes. सो हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे फादर से आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी मदर से आई है, एंड देन अगेन हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स की जीन्स और हमारे जीन्स एग्जैक्टली बिल्कुल सेम हो. वी नो अबाउट म्यूटेशन, सही है. सो हो सकता है कि हमारे बॉडी में कुछ म्यूटेटेड जीन्स भी एग्जिस्ट करती हैं विच आर टोटली यूनिक टू अस, जो ओवर द ईयर्स हमारी शायद हो सकता है पैदा होने के बाद हमारी बॉडी में कुछ ऐसी म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से आवर जीन्स आर अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. सो नो इंडिविजुअल इज 100% सेम एज द अदर, वी कैन से दैट. तो हमारे पास क्या कहते हैं, अ सिंगल जीन controls the characteristic that is expressed phenotypically. That is what we mean by monohybrid inheritance. For example, अभी आगे चल के हम different cases पढ़ेंगे, हम dihybrid inheritance पढ़ेंगे, and ऐसा मुझे शायद feedback मिला भी आप लोगों से कि dihybrid inheritance is something जिससे सबकी जान जाती है. So we would be क्या कहते हैं working on that as well. However, हमारे पास मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस थोड़ा सा आसान है. वो ऐसा है कि हमारे पास मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस की क्या चीज होती है कि हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन जीन, यानी एक जीन रिस्पॉन्सिबल है उस फिनोटिपिकल ट्रेट को लेकर. ठीक है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर एक जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और किसी और जीन के इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा उस फिनोटाइप पर, तो हमारे पास ऐसी इनहेरिटेंस को हम क्या बुलाते हैं, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस बुलाते हैं. फॉर एग्जांपल हाइट. हाइट एक क्लासिक एग्जांपल है मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस की. हमारे पास हाइट जो है वो इन्फ्लुएंस, जब हम बात कर रहे होते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू जीन्स, तो क्या कहते हैं, हमारे पास हाइट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द हाइट जीन. ये एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि हमारे पास फिर अगर किसी के पास टॉल हाइट की डोमिनेंट एलील है और अगर वो शॉर्ट रह जाए तो क्या वो पॉसिबिलिटी है? ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है, रियलिटी है बट एग्जिस्ट कर सकती है. उसका आंसर ये होगा कि हमारे पास इट्स नॉट ओनली द जीन्स विच वुड बी कंट्रोलिंग आवर फिनोटाइप. हम जब सिलेक्शन एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम ये स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे दैट द जीन and the environment both interact for us to have our phenotypical traits. For example, इसकी जो क्लासिक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ वो ये है कि किसी बच्चे ने टॉल होना है, उसके पास वो टॉल जीन है, बट लेट्स से उसको क्या कहते हैं, ही इज अ माल न्यूट्रिशन चाइल्ड. ही इज नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स, ही इजंट गेटिंग इनफ फूड. हमारे पास या उसका शायद फॉर एग्जांपल जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी ग्रोथ हार्मोन बनने के लिए वो सफिशिएंट फूड रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ हार्मोन इतना नहीं बन रहा. और अगर ग्रोथ हार्मोन इतना नहीं बन रहा तो हमारे पास डेफिनेटली वो बच्चा इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा. सो अभी जब हम बात कर रहे होते हैं जीन कंट्रोल की या हम बात कर रहे होते हैं इनहेरिटेंस की, तो हम टिपिकली सिर्फ जेनेटिक लेवल पर बाय द बुक थ्योरेटिकल क्या फ्रेमवर्क है उसके एस्पेक्ट से चल रहा होता है. we do not really talk about the multiple influences that can happen. तो ये बहुत ही एक नैरो सेंट्रिक अप्रोच के साथ हम लोग पढ़ रहे होते हैं इनहेरिटेंस, बिकॉज अदरवाइज अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं so there are a lot of factors which influence our phenotype which would make things very complicated. तो अभी हम बाय द बुक चलेंगे, एंड बाय द बुक हमारे पास कुछ ट्रेट्स ऐसे होती हैं जिनके लिए सिर्फ एक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है. अगर आपके पास वो जीन है, उसकी जो भी एलील्स आप प्रोजेस करते हो वो एलील्स डिटरमाइन करेंगी कि आपका डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा या आपका रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होगा, डिपेंडिंग कि आप होमोजाइगस डोमिनेंट हो, हेटेरोजाइगस हो या होमोजाइगस रिसेसिव हो.
So monohybrid inheritance is the study of how a single characteristic, that single characteristic ऐसी होगी जो कि हमारे पास खाली एक जीन जिसको रिस्पॉन्सिबल होगी जिसके लिए. So we're trying to understand how a single characteristic is passed from one generation to another. This is basically monohybrid inheritance के एक जीन जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है. Is this clear? Any questions about this? Perfect. Okay. Now, when we're talking about monohybrid inheritance, इसके हम कुछ cases के through we'll understand that. But before we go into the cases, जो inheritance है, you guys might be aware of it, I'm assuming, that genetics की basic foundation रखने वाला जो शख्स था, that was Mendel. So Mendel was basically the person who observed pea plants, and from the pea plants उसने देखा कुछ pea plants short होते हैं, कुछ pea plants tall होते हैं, and that was where his interest developed कि what is it which is deciding कि ये pea plant tall होगा, ये pea plant short होगा. और वहां से जेनेटिक्स का सफर और जेनेटिक्स के ऊपर जो रिसर्च है, जो कहते हैं स्टडी है, वो शुरू होती है. नाउ मेंडल की ही एग्जाम्पल को स्टडी करते हुए हाइट की ऑफ ट्री प्लांट्स वीड बी अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटल जीनोटाइप would influence the offspring genotype and the offspring phenotype. अच्छा जी, हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने कुछ डेफिनेशंस कल की क्लास में डिस्कस की थी. वी टॉक्ड अबाउट जीनोटाइप, वी टॉक्ड अबाउट फिनोटाइप, हमने एलील्स की बात की थी, हमने कोडोमिनेंस की बात की थी, एंड वी टॉक्ड अबाउट होमोजाइगस इंडिविजुअल्स एंड heterozygous individuals. Now, what Mendel did was he took two homozygous plants. अच्छा, एक्चुअली ही डिड नॉट नो वैसे इनिशियली कि उसने होमोजाइगस लिए हैं कि heterozygous लिए हैं, बट उसने क्या किया, उसने टॉल प्लांट्स लिए और उसने शॉर्ट प्लांट्स लिए. ठीक है. नाउ वी नो कि हमारे पास ये रिलेशनशिप किस तरह से इवॉल्व होती है, कितने किस तरह से पास डाउन होती है. बट उस टाइम पर ही वाज व्हेन ही स्टार्टेड स्टडी, सो उसने मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशन करके ये सारा हाइपोथेसिस प्रूव करके ये थ्योरीज और अपने जो प्रोसेस की पूरी हमें जो आज सिस्टम पता है वो ओवर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स प्रूव हुआ था. अभी हम खाली जो उसका बेसिक कंक्लूजन है उसको देख रहे हैं. सो इनिशियली व्हाट हैपेंस इज कि हम एक होमोजाइगस टॉल पेरेंट को लेते हैं और हम एक होमोजाइगस शॉर्ट पेरेंट को लेते हैं. नाउ हमारे पास हाइट की जब हम बात करते हैं ना, या हम जीन की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी टॉक अबाउट अ क्रोमोसोम. एक इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं इन अ डिप्लॉयड सेल? टू क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करता है, टू क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं. सो जब हम डिप्लॉयड सेल की बात करते हैं, एक डिप्लॉयड सेल में टू क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. तो अगर ये टॉल पेरेंट है तो हमारे पास उस पेरेंट के पास दो क्रोमोसोम्स होंगे, दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. नाउ उस इंडिविजुअल ने एक क्रोमोसोम अपने फादर से लिया होगा, एक क्रोमोसोम अपनी मदर से लिया होगा, राइट? मैं सेट्स के एस्पेक्ट से बात कर रही हूँ चंदा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. हर ऑर्गेनिज्म के पास 23 पेयर्स नहीं होते, लेकिन हर किसी के पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, वन फ्रॉम द मदर वन फ्रॉम द फादर, रिगार्डलेस ही कितने पेयर्स होते हैं. लेकिन एक क्रोमोसोम आ रहा होगा मदर से, एक क्रोमोसोम आ रहा होगा फादर से, दैट इज अंडरस्टूड. ठीक है. तो हमारे पास एक इंडिविजुअल के पास जो जीन आ रही होगी, एक यहाँ पर अपने फादर से आ रही होगी, एक अपनी मदर से आ रही होगी. सो कैन वी से दैट इफ अ पर्सन हैज टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उसके पास वो टू टाइप्स ऑफ एलील्स एक जीन की इनहेरिट कर रहा होगा, एक मदर से एक फादर से. वो एलील्स सेम भी हो सकती हैं, वो एलील्स डिफरेंट भी हो सकती हैं. इज दिस मेकिंग सेंस? कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट पे? So, अगर हम इस पेरेंट की बात करें, अगर इसके पास दोनों टॉल हाइट की या सेम एरियूज हैं, तो इसने इसके दोनों पेरेंट्स के पास सेम एलियल्स थी जो इसने सेम एलियल्स इनहेरिट किया. ठीक है. और यहां पर अगर हम देखें तो उसके पास ऐसी एलियल्स थी. इज दिस क्लियर? अभी तक कोई क्वेश्चन? अब हम अगर इनको आपस में
क्रॉस करवाएं, हम इन दो पेरेंट्स को आपस में मीट करवाएं। सो वी नो कि हमारे पास जब भी क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, पहले गमीट्स बनते हैं। और गमीट्स किस तरह से बनते हैं, वी स्पेंड 2 क्लासेस अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडीइंग म्यूसिस। तो हमें पता है कि हमारे पास पहले तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी क्या होगी, इनकी डीएनए रेप्लिकेशन होगी, तो हर क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड्स लगेंगे। फिर हमारे पास म्यूसिस वन में क्या होगा, हमारे पास क्या कहते हैं, इफ आई मूव अ लिटिल बिट अप, तो हमारे पास म्यूसिस वन में क्रोमोसोमल नंबर कम होगा और उसके बाद हमारे पास सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स होगी। तो इवेंचुअली हमारे पास हर ऑर्गेनिज्म के जो गमीट्स होंगे उसमें एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। तो यानी कि एक एक जीन या एक एक एलील होगी हर गमीट में। डू यू अग्री? परफेक्ट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम अगर ना लिखें और डायरेक्टली हम क्या शो कर दें, हम पेरेंटल गमीट्स शो कर दें। ये तो हमें क्या नजर आ रहा है, ये हमारे पास पेरेंटल जीनोटाइप है। दिस इज द पेरेंटल जीनोटाइप ओवर हियर। कि पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप क्या है। जेनेटिक मेकअप क्या होता है कि हमारे पास कितनी एलील्स ऑल टुगेदर प्रेजेंट हैं एक पेरेंट के अंदर। ठीक है। सो इंटायर जीन इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज इट्स जीनोटाइप। तो पेरेंट की जीन इंफॉर्मेशन हमारे पास, एक पेरेंट की होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक पेरेंट की होमोजाइगस रिसेसिव है, और ये इनका पेरेंटल फिनोटाइप हमारे पास यहाँ पर आ गया कि उनकी फिनोटाइप में वो हमें कैसे दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास क्या होगा, दैट अगर मैं इसको सेल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूं, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो पेरेंटल वो हैं, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स हैं, दे वुड अंडरगो द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस। ठीक है, म्यूसिस होगा और हमारे पास डिप्लॉइड सेल्स से हैप्लॉइड गमीट्स बनेंगे। सो म्यूसिस होगा एंड एक हमारे पास क्या कहते हैं, this goes here। ओके, सो हमारे पास ये गमीज बन गए। अच्छा, यहाँ पर ना मैं पे कलर्स हटा रही हूँ। कलर्स क्यों हटा रही हूँ, क्योंकि अब ना ये खुद एक पेरेंट है। तो यहाँ पर हमें नहीं जानना कि कौन सा फादर सा है कौन सा मदर सा है। अभी मैं खाली ये क्रोमोसोम्स दिखा रही हूँ एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट द सेम कलर फॉर ऑल। नाउ ये किस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास गमीट फॉर्मेशन होती है, हमारे पास ये प्रोसेस होता है म्यूसिस। तो दिस वुड बी योर म्यूसिस लेबलिंग एंड ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास पेरेंटल गमीट्स बन गए। दीज आर आवर पेरेंटल गमीट्स। नाउ हमने क्या पढ़ी है, हमने ये बात पढ़ी थी कल कि हमारे पास जो फ्यूजन ऑफ गमीट्स होती है, दैट इज अ रैंडम प्रोसेस। एनी गमीट कैन फ्यूज विद एनी अदर पेरेंट्स गमीट। हमारे पास ये कोई प्री डिटरमिन्ड प्रोसेस नहीं होता, इट्स अ रैंडम प्रोसेस। We do not manipulate this in natural conditions. Natural conditions में every gamete has equal opportunity to fuse with any gamete of the opposite sex parent. तो हमारे पास इट्स अ वेरी रैंडम प्रोसेस। अगर हम लैब में कर रहे हैं, अगर एक कंट्रोल्ड सेटिंग में कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं, वो फ्यूजन या वो फर्टिलाइजेशन रैंडम नहीं होगी। बट इन नेचुरल एनवायरनमेंट, इन नेचुरल सेटिंग्स, कोई भी गमीट किसी भी दूसरे पेरेंट के गमीट के साथ फ्यूज कर सकता है। इट इज अ नेचुरल क्या कहते हैं, रैंडम प्रोसेस एंड इट इज नॉट अ कंट्रोल्ड प्रोसेस। सो दिस गमीट can fuse with this one and this gamete would fuse with this one। इस गमीट्स में दो नहीं होते, वन बड़ा वन छोटा। जो ना वो डिपेंड करता है ना कि एक पेरेंट के कितने पेयर्स हो। यहाँ पर मैं खाली क्या कहते हैं जीन्स बता रही हूँ कि हमारे पास देखो, हर इंडिविजुअल में अगर उसका डिप्लॉइड सेल है तो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, वन फ्रॉम द मदर वन फ्रॉम द फादर। डू यू अग्री मिशाइल? ना, हमारे पास अब वो खुद एक पेरेंट है, ठीक है, और अब उसके जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो मियोसिस के थ्रू सेपरेट होंगे। तो हमारे पास क्या कहते हैं, मियोसिस के थ्रू जब सेपरेट होंगे तो अगर एक सेल में 2 क्रोमोसोम्स हमें नजर आ रहे हैं तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं ना मियोसिस। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ चला गया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ चला गया। हम एक होमोलोगस क्रोमोसोम के एस्पेक्ट से देख रहे हैं, हम एक क्या कहते हैं पेयर के एस्पेक्ट से देख रहे हैं।
अगर यहाँ पर टाइम्स 4 पेयर होते तो ये चीज टाइम्स 4 हो जाती है ना। मैं खाली क्योंकि जगह भी नहीं है और ताकि चीजें आसान रहे इस वजह से खाली एक पेयर दिखा रही हूँ। मगर अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 8 पेयर्स होते तो हमारे पास 8 पेयर्स का मतलब 16 क्रोमोसोम्स होते, तो एक गमीट में हमारे पास 8 क्रोमोसोम्स जाते, एक गमीट में 8 क्रोमोसोम्स जाते। सो यहाँ पर मैं खाली एक पेयर दिखा रही हूँ, वो पेयर म्यूसिस में सेपरेट हो जाएगा। इवेंचुअली हमारे पास जो बाइवेलेंट्स होते हैं दे सेपरेट एट द एंड ऑफ मियोसिस। तो कितने ही हमारे पास बाइवेलेंट्स क्यों ना हो, वो हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 ही दिखाए हैं ताकि चीजें समझ आ जाए, ठीक है। नाउ ईच गमीट हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पेयर विद द ऑपोजिट सेक्सेस गमीट। सो ये वाला गमीट इसके साथ भी पेयर अप कर सकता है और ये इसके साथ भी पेयर अप कर सकता है। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी टी टी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दिस गमीट can pair up with this and it can pair up with this. Again we would have the similar possibilities, capital T small t. तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप आ गया। Do you all agree? एंड नाउ हमारे पास सारे ऑफस्प्रिंग्स में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सारे ऑफस्प्रिंग्स में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है डोमिनेंट एलील। ऑल द ऑफस्प्रिंग्स हैव वन कॉपी ऑफ द डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील जब भी हमारे पास जीनोटाइप में प्रेजेंट होगी इट वुड ऑलवेज एक्सप्रेस, एंड रिसेसिव एलील इन द प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट एलील वुड नेवर एक्सप्रेस। तो इनका फिनोटाइप क्या होगा, ऑफस्प्रिंग फिनोटाइप वुड बी द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक विच इज द टॉल कैरेक्टरिस्टिक, and hence हमारे पास all the offsprings would be tall. Is this clear? ना हमारे पास ये जो जनरेशन बनी है इस जनरेशन को मेंडल ने नाम दे दिया दी F1 जनरेशन। जो हमारे पास पहली जनरेशन बनी जिसमें सारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो टॉल थे, उनका फिनोटाइप सेम आया, उस ऑफस्प्रिंग जनरेशन को हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने बुलाया F1 जनरेशन। ना अगर हम जल्दी से पीछे जाएं, हमारे पास होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस शॉर्ट पेरेंट्स थे। नाउ दे हैव द सेम, ईच होमोजाइगस पेरेंट हैव द सेम एलील। दोनों के उसके पास जो कॉपीज हैं, दोनों कॉपीज जो हैं उसकी एलील्स की वो सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी। डू यू अग्री ऑल ऑफ यू? ना हमारे पास जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं, चाहे होमोजाइगस टॉल हो चाहे होमोजाइगस शॉर्ट हो, they are known as pure breeding individuals. They are called as the pure breeding parents. ठीक है। हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल है उसको हम क्या बुलाते हैं, हम प्योर ब्रीडिंग बुलाते हैं। प्योर ब्रीडिंग क्यों बुलाते हैं ना, अगर मैं प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट, प्योर ब्रीडिंग जहां पर भी लिखा हो आपने क्या समझना है, एक प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल हैज टू बी अ होमोजाइगस इंडिविजुअल। प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट को अगर मैं क्रॉस कराऊं प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट से, तो इनका जीनोटाइप, कैन यू गाइस टेल मी कि जीनोटाइप क्या होगा इन पेरेंट्स का? स्मॉल टी होगा। अगर मैं प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स को आपस में क्रॉस कराऊं तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो सारी स्मॉल टी वाली होगी। ऑल फोर ऑफ देम, ऑल फोर पॉसिबिलिटीज आर स्मॉल टी। राइट। अगर होमोजाइगस टॉल मैं कर दूं, इफ मैं प्योर ब्रीडिंग टॉल पेरेंट्स को प्योर ब्रीडिंग टॉल से ही क्रॉस करवाऊं तो मेरे पास सारी ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप जो होगी दैट वुड बी कैपिटल टी, है ना। सो प्योर ब्रीडिंग हम इनको इसलिए बुलाते हैं कि जब हम इनको सिमिलर जीनोटाइप वाले पेरेंट्स से क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहे होते हैं, कंजर्व हो रही होती है एलील। हमारे पास मिक्सिंग, हमारे पास दूसरी जो वैरायटी है उसके साथ क्या कहते हैं वो पेयर अप नहीं हो रही होती, इंस्टेड विद इन द फैमिली, विद इन द जनरेशन वो एलील्स जो हैं सेम एलील्स आर बीइंग पास डाउन। ठीक है जी रहमा।
So, Miss, हमारे पास pure breeding would be only the case where both of them are dominant homozygous or recessive homozygous, या फिर जो भी हमने फर्स्ट वाला केस किया है उसके अंदर where one of them is homozygous dominant but other is homozygous recessive, ये वाला भी pure breeding होगा या फिर नहीं होगा? ये पेरेंट्स प्योर ब्रीडिंग है, ठीक है, बट इनकी ऑफस्प्रिंग प्योर ब्रीड नहीं है। प्योर ब्रीड क्यों नहीं है? प्योर ब्रीड का मतलब ये है कि हमारे पास दोनों जो एलील्स है ना, वो सेम है। अगर दोनों एलील सेम नहीं है तो वो इंडिविजुअल प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल नहीं होगा। इज दिस क्लियर? So pure breeding is set for like a specific yani either the parent or the offspring. It's not like a process के pure breeding हुई है यहाँ पे. प्योर ब्रीडिंग इज ए प्रोसेस। अगर हम इन ब्रीडिंग करवा दें, इन ब्रीडिंग क्या होता है कि हम, आप लोगों ने सुना भी होगा और आगे जाके हम पढ़ेंगे भी इन, आई थिंक सो जीन टेक में पढ़ेंगे या सिलेक्शन एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। प्योर ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है कि हम सिमिलर स्पीशीज को ही आपस में मेट करा करा के सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर रहे हैं। ऐसा ही होता है। अक्सर ये हम कैटल फार्मिंग में कर रहे होते हैं कि अपनी पसंद की हम क्या कहते हैं, जो एलील्स होती हैं उन पेरेंट्स को आपस में क्या कहते हैं मेट करवा के अपनी पसंद की ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो यूजुअली अगर प्योर ब्रीडिंग में हम इनब्रीडिंग करवा रहे हैं, यानी हम टॉल को टॉल से ब्रीड करवा रहे हैं और रिजल्ट में हम टॉल बच्चे पैदा कर रहे हैं जिसमें जो हीट्रोजाइगोसिटी नहीं फैल रही बल्कि हम होमोजाइगोसिटी को ही कंटिन्यू करवा रहे हैं, सो वो पूरा केस ही प्योर ब्रीडिंग केस हो जाएगा। सो एन इंडिविजुअल कैन बी अ प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल। और हम प्योर ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं? जब हम प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स को आपस में क्रॉस करवा के प्योर ब्रीडिंग ऑफस्प्रिंग ही पैदा करवाएं, ठीक है। तो यानी अ, अ, ये वाला जो केस. यहाँ पे हम प्योर ब्रीडिंग कैसे कर, हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग बन रही है क्या वो प्योर ब्रीड है? इज इट होमोजाइगस? none of the offspring is homozygous, all of them are नहीं. heterozygous, तो ये प्योर ब्रीडिंग प्रोसेस नहीं है यहाँ पे। और हम यहाँ पे इनब्रीडिंग करवा ही नहीं रहे। इनब्रीडिंग क्या होती है? सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस करवाना। टॉल इज अ डिफरेंट टाइप, शॉर्ट इज अ डिफरेंट टाइप, सही है। दिस इज नॉट इनब्रीडिंग, दिस इज क्रॉस ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग ओके. यूजुअली जब हमारे पास क्या कहते हैं प्लांट्स में हमें दिखाई दे रही होती है, जब हमारे पास वो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू जब ऑफस्प्रिंग्स बन रहे होते हैं तो हमारे पास वही पेरेंट अपने आप को क्योंकि फर्टिलाइज कर रहा है, तो हमारे पास क्या कहते हैं प्योर ब्रीडिंग ऑफस्प्रिंग्स वहां पे हमें दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि हमने, हाँ अगर नहीं समझ आ रहा है इट्स ओके। देखो प्योर ब्रीडिंग आपने बस ये समझना है कि एक ऑर्गेनिज्म अगर वो होमोजाइगस है, इट इज अ प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल। If an organism has the same copies of both have the same alleles for the same gene, यहाँ पर सेम जीन है, सेम एलील्स है दोनों जीन की, उसका जीनोटाइप सेम है, इट इज होमोजाइगस, इट इज अ प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल, ठीक है। और अगर हमारे पास एक इंडिविजुअल हीट्रोजाइगस है, वो इंडिविजुअल प्योर ब्रीडिंग नहीं है, ठीक है। मिस, लेकिन ओके आपको मिस. पता कैसे होगा? जैसे कोई टॉल प्लांट ही है लेकिन आपको तो नहीं पता होगा कि वो होमोजाइगस है कि नहीं है। अभी हम टेस्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, टेस्ट प्रोसेस से हमें पता चलती है ये बात कि पेरेंट हमारा होमोजाइगस था या हीट्रोजाइगस, हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट था या हीट्रोजाइगस पेरेंट था, तो वो टेस्ट प्रोसेस से हम कंफर्म करते हैं पेरेंट का जीनोटाइप। सो अगेन जेनेटिक्स इज अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर, इट इज अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, हम उसका बहुत सिंप्लीफाइड नैरो डाउन वर्जन पढ़ रहा होता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस मिस. और अगर प्योर ब्रीडिंग में कंफ्यूजन है, हम एक प्योर ब्रीडिंग क्रॉस पढ़ लेते हैं, मसला नहीं है। सो हमारे पास प्योर ब्रीडिंग क्रॉस कैसे बनता है? प्योर ब्रीडिंग क्रॉस में हम होमोजाइगस पेरेंट्स लेते हैं, homozygous homozygous of the same type, crosses बने, all offsprings are same, this is pure breeding cross. In pure breeding, the offsprings that are produced have the same characteristics, have the same phenotype, same genotype as the parent. हम यहाँ पर कोई वैरायटी ला ही नहीं रहे, हम जो चीज है जो ट्रेट है उसको कंजर्व कर रहे हैं, हम इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन पैदा नहीं कर रहे हैं। सो सिंस बोथ एलील्स आर आइडेंटिकल देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग विद डिफरेंट एलील। जब कोई पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग नहीं होती उसको हम प्योर ब्रीडिंग बुलाते हैं, जहाँ पे कोई मिक्स नहीं होता। फॉर एनीबडी हमारे पास जिसने हैरी पॉटर पढ़ी हुई है, तो हमारे पास ऐसे समझो हैरी पॉटर के रेफरेंस से कि जो हमारे पास मक ब्लड होता है ना,
वो heterozygous होते हैं, और जो हमारे पास प्योर विचेस और विजर्ड्स होते हैं वो हमारे पास प्योर ब्रीडिंग होते हैं, और वो विचेस और विजर्ड अगर आपस में ब्रीड करते थे तो वो नॉन मग ब्लड्स प्रोड्यूस करते थे, अगर कोई यहाँ पे हैरी पॉटर रेफरेंस समझ सके। सो हमारे पास द मग ब्लड्स, दे आर मगल ब्लड्स, या मैं उनको मग ब्लड्स बुला रही हूँ शॉर्ट में। इफ आई एम राइट, मैंने कोई गलत नाम तो नहीं ले लिया? एट दिस पॉइंट मुझे अपनी ब्रेन प्रोसेसिंग पे डाउट होने लगता है कभी कभी। तो हमारे पास क्या कहते हैं, जो मग ब्लड्स हैं वो हमारे heterozygous इंडिविजुअल्स हैं, और जो हमारे पास जद्दी पुश्ती विजर्ड्स एंड विचेस हैं वो क्योंकि आपस में ही ब्रीड कर रहे हैं और वो आपस में ही प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स बना रहे हैं। सो उस कॉन्सेप्ट से इफ यू कैन रिमेम्बर इट वुड बी कूल। You did not understand that reference. You have to be a Potter head to know that. प्योर ब्रीडिंग प्रोसेस समझ आ गया कि हमारे पास कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही। यस, राइट अरूज। प्योर ब्रीडिंग प्रोसेस ये होता है, प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल इज द इंडिविजुअल विच वुड हैव द सेम, बोथ द सेम एल्यूल्स, एंड अगर वही सेम इंडिविजुअल को हम सिमिलर इंडिविजुअल से क्रॉस करके हम सिमिलर ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे हम मिक्सिंग होने ही नहीं दे रहे, उसको हम प्योर ब्रीडिंग बुलाते हैं। ठीक है, ओके नाउ प्योर ब्रीडिंग को मैं रिमूव कर देती हूँ। F1 जनरेशन हमने समझ ली। हम जब होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव बच्चों पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं, उनकी जो जनरेशन आती है, रिजल्टेंट जनरेशन, ऑल ऑफ देम आर heterozygous। उस heterozygous जनरेशन को हम क्या कहते हैं? F1 जनरेशन बोलते हैं। अब अगर इन F1 जनरेशन से हम नेक्स्ट जनरेशन बनाए, F2 जनरेशन बनाए, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम F1 पेरेंट्स लेंगे, सो लेट से ये दो पेरेंट्स हमने उठा लिए, इन दोनों का क्रॉस किया, सो वी हैव द F1 जनरेशन क्रॉसिंग टुगेदर। ये इनका पेरेंटल जीनोटाइप है, इनका पेरेंटल फिनोटाइप क्या था? यहाँ पे मैं एक लाइन बनाती हूँ। Yes, this is what you have studied in O levels and it's also part of your A levels. Now, अगर हम meiosis से इनके क्या कहते हैं पॉसिबल गमीन्स बनाएंगे, तो हमारे पास T, कैपिटल T, स्मॉल t, capital T, small t. So the process is meiosis. These are your parental gametes. Now, this has an equal opportunity to cross with this, to fuse with this. This has an equal opportunity to fuse with this. So in this case, हमारे पास T and T, T and T. When we talk about the next one, this has an equal opportunity to cross with this, an equal opportunity to cross with this. And we would form, again, TT and TT. ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप आ गया। अच्छा, कभी कभार इन द पेपर आपकी जो ये क्रॉसिंग वाली क्या कहते हैं वो होती है ना एरिया, उस पे भी वो लेबलिंग मांग लेता है। सो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर? इस प्रोसेस को हम क्या बुला रहे हैं जो हमारे पास क्रॉसिंग हो रही है? फर्टिलाइजेशन बुला रहे हैं। दिस इज फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ गमीट्स। सो एक पेरेंट के गमीट दूसरे पेरेंट के साथ फ्यूज कर रहे हैं, द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। नाउ वी हैव आवर ऑफस्प्रिंग जीनोटाइप, और अगर हम ऑफस्प्रिंग फिनोटाइप लिखें, so we have tall, tall, tall and short. So हमारे पास रेशियो जो आ रहा है, हम रेशियोज भी देंगे, 3:1 का रेशियो आ रहा है। So the ratio is 3 tall to 1 short, and this is basically your F2 generation. ये आपने क्या बनाई है? अपनी F2 generation बनाई है। So we had the homozygous parents crossing to form a heterozygous F1 generation. जब हमने वो heterozygous F1 generation के लोगों को आपस में क्रॉस करवाया, we formed the F2 generation in which we had 3 tall and 1 short possibility. Is this clear? Any questions about this? Yeah, clear and very much easy.